वो अशार जो है वो अल्लामा इकबाल ने मज़हब के बारे में, वो कहते हैं कौम मज़हब से है मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफ़िल अंजुम भी नहीं, दामने दी हाथ से छूटा तो जमीयत कहाँ, और अगर जमीयत हुई रुखसत तो मिल्लत भी गई। आगे वो कुरान के बारे में कहते हैं गर तुम ख्वाही मुसलमान जिस्तन, कि अगर तुम अच्छा मुसलमान बनना चाहते हो, गर तुम ख्वाही मुसलमान जिस्तन नेस्त मुमकिन जुज़ बकुरान जिस्तन, यानी आपको कुरान की सीरत को अपनाना पड़ेगा। इन अल्फाज के साथ मैं पास ऑन टू हाजिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही है? जी जी, आप बिल्कुल क्लियर हो। जी जी, आपकी आवाज़ क्लियर है। अच्छा, मैं जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने तो सबसे पहले गालिब को ही पढ़ा था। मतलब मैंने स्टार्ट किया तो गालिब से ही स्टार्ट किया, मुझे वही अट्रैक्ट किया। लेकिन जब फर्स्ट ईयर के बाद मैंने जब ये देखा कि इकबाल की शायरी उर्दू की पढ़ी, तो मुझे ऐसे लगा कि ये बहुत ही सिंपल है। मतलब उसमें एक बस मुसलमानों को यही कहा जा रहा है कि आप वो ख्वाब गफलत से उठ जाएं, और वो एक बिल्कुल ना इस्लाही बातें हैं उसमें। कुछ मुझे ऐसे लगा कि शायद इकबाल जो है वो एक आम शायर है। मतलब आम शायर से मुराद कि वो उनका जो नॉलेज है वो एक लिमिटेड है। वो एक जैसे वो मौलवी नहीं आपको कहते हैं क्रिटिकल मौलवी, वो मेरा एक जहन में ये बना कि मेरा भी इकबाल से कोई ख़ास मैंने डिटेल से नहीं पढ़ा था। मतलब जो भी पढ़ा वो जो निसाब में शामिल था वही पढ़ा, और निसाब में भी कुछ ख़ास ऐसे अशार नहीं मिले जो मुझे उनके मॉडर्न जो नॉलेज है, मॉडर्न जो साइंस है उससे रिलेटेड मुझे कुछ नहीं मिला कि शायद वो मॉडर्न नॉलेज या मॉडर्न जो हालात थे उनके बारे में उनका कोई इल्म था। लेकिन जब मुझे पता चला कि उनकी थीसिस वगैरह भी हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, और उनके जो खुतबात हैं वो भी हैं, तब जब मैंने उनको पढ़ा और उनमें जब मैंने आइंस्टाइन की थ्योरी, जो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी है, उसको इस्तेमाल करके अपनी फिलोसफिकल टर्म्स को एक्सप्लेनेशन देना, उनकी इलस्ट्रेशन देना, जब वो मैंने देखी तो मैं भी हैरान हो गया कि इकबाल जो है वो कहाँ पे है। क्योंकि इकबाल का जो दौर है वो अराउंड 1910, और वो उस वक्त इंग्लैंड चले गए अपनी हायर स्टडीज़ के लिए। और वही दौर आपकी मॉडर्न फिजिक्स का है, जब फिजिक्स में डेवलपमेंट आई। वो क्लासिकल फिजिक्स जो थी, वो न्यूटोनियन फिजिक्स जो थी, वो मॉडर्न फिजिक्स में आ गई। तो वहाँ से जब मैं देखता हूँ तो मुझे वो बहुत चीज़ इंस्पायर की, क्योंकि आप एफएससी के स्टूडेंट हैं, आपने साइंस पढ़ी है, जो एक 21st सेंचुरी का एक बच्चा है जो पढ़ रहा है, उसने तो यही चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो जब उसके सामने उसकी फॉर्म में एक चीज़ आती है तो वो बड़ा हैरान होता है। तो मेरे यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, इकबाल की जो खुतबात हैं उसका जो दूसरा है द रेवलेशंस ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, उसमें वो एक एग्जांपल देते हैं। कुरान की एक आयत है सूरे अल कमर की, उसकी अब अरेबिक ट्रांसलेशन तो मुझे नहीं पता, 49 से 50 जो आयत है कि हमने इंसान की जो तकदीर है वो बनाई है, और हमने जो और मैं इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन ही पढ़ दूँ जी भाई? जी जी जी, पढ़ें पढ़ें। इंग्लिश ट्रांसलेशन ही पढ़ देता हूँ। ऑल थिंग्स वी हैव क्रिएटेड विद अ फिक्स्ड डेस्टिनी और कमांड वाज बट वन स्विफ्ट एज द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, कि हमने दुनिया हाँ, को मैं ऐड ऑन कर देता हूँ, इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर, यानी हमने हर चीज़ को मखसूस तकदीर और ख़ास प्रोपोर्शंस में क्रिएट किया। ये हाँ, यही आयत है। उससे अगली आयत ये है कि हमने जो कमांड है वो पलक झपकने की मानंद है, कुछ कलम ही ये नहीं आयत है। बसर, ये वर्ड यूज़ होता है। हाँ, ये जो आयत है इसकी एक्सप्लेनेशन में देने हैं। इकबाल जो है वो एक्सप्लेनेशन इतनी प्यारी देते हैं, फिजिक्स से रिलेटेड है, कि वो कहते हैं कि जो असल में वो ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि वो जो क्रिएशन है वो एक ट्विंकलिंग ऑफ आई में कैसे होगी, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इतनी बड़ी क्रिएशन कैसे होगी।
जो दूसरी आयत है, और कमांड वाज बट वन स्विफ्ट एज अ ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, उसकी एक्सप्लेनेशन जब मैं पढ़ रहा था तो मैं हैरान ही हो गया कि मेरे पास ये आइडिया नहीं था कि इकबाल का नॉलेज यहाँ तक है। तो वो एग्जांपल में देता हूँ जो इकबाल ने दी हुई है, कि जो आपके रेड कलर की सेंसेशन है वो कैसे है कि रेड कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 400 बिलियंस पर सेकंड। जो रेड कलर की फ्रीक्वेंसी है वो है 400 बिलियंस पर सेकंड, और अगर जी जी। उसको आप लाइट की एबिलिटी ऑफ परसेप्शन है, मतलब लाइट की जो एबिलिटी है परसीव करने की, उससे अगर जो उसकी लाइट की परसेप्टिबिलिटी है वो है 2000 पर सेकंड। 2000 वो काउंट कर सकती है एक सेकंड में लाइट। और अगर जो रेड की एक गैलेक्सी है 400 बिलियंस पर सेकंड, और उसको काउंट करने के लिए 6000 ईयर्स चाहिए लाइट को, एक फोटोन को, एक रेड कलर के फोटोन को काउंट करने के लिए 6000 ईयर्स हैं। हालांकि आपका ब्रेन जो है वो एक सिंगल एक्ट ऑफ, ये एक बात लिखते हैं, येट इन द सिंगल मोमेंटरी मेंटल एक्ट ऑफ perception you hold together a frequency of wave motion which is practically incalculable। तो ऐसी हाजिक एग्जांपल्स वैसे हमने सॉरी टू इंटरप्ट, मैं बताना चाहूँगा जो है ना, साथ रेफरेंस भी बताते रहे अगर आप, ज़ाहिर सी बात है बुक्स होंगी आपके पास। जो इनके खुद बात है ना, द रेवलेशन ऑफ रिलीजियस, द फिलोसफिकल टेस्ट ऑफ रेवलेशन ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, जी मेरे पास इसमें भी ये पढ़े लिखा हुए हैं, तो रेफरेंस देते रहे तो हमारे रेलिवेंस रहेगी। अब मेरे जैसे बंदा जिसका थोड़ा सा फिजिक्स के अंदर इंसाइट है या उसका इंटरेस्ट है, उसको ये बहुत चीज अट्रैक्ट करती है। तो इसी तरह ही आगे आप देखते हैं कि इकबाल लिमिटेड नहीं थे कुरान पे, इकबाल लिमिटेड नहीं थे फिलोसफी पे, इकबाल लिमिटेड नहीं थे एक पाकिस्तान का नजरिया देने में। इकबाल की जो थॉट है, जो उनका एरिया ऑफ परसेप्शन है, वो बहुत ही ज्यादा था, बहुत वसअत थी। मतलब एक जो यही मेरे एक बेसिक मकसद ये बताने का यही था कि अगर एक आम स्टूडेंट को देखा जाए जो मेरी एज ग्रुप में है, जी तो जी। उनका आइडिया कि इकबाल के पास ये नॉलेज भी था, क्या इकबाल को आइंस्टाइन का भी पता था, ये भी उनके लिए एक नई बात होगी। अगर मैं उनको कहूँ कि इकबाल को आइंस्टाइन की थ्योरी भी पता थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी पता थी, वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी जानते थे, तो उनके लिए एक बहुत हैरानकुन बात होगी। और इसके अलावा मैं यहाँ एक ऐड ऑन करना चाहूँगा, हाजिक के मतलब इसको इतना तो सपोर्ट करती है, ये शेर मेरे ज़हन में आ रहा है। वो कहते हैं कि अच्छा, इकबाल ना बेसिकली शायर नहीं थे, बेसिकली वो मुफक्किर थे। इसका जी इज़हार उन्होंने एक शेर में भी किया। वो कहते हैं कि नगमा कुजा व मन कुजा, साज़े सुखन बहाना इस्त, यानी कि कहते हैं कि शायर कहाँ, मैं कहाँ, ये मैं तो कहा बहाना है। वो कहते हैं कि नगमा कुजा व मन कुजा, साज़े सुखन बहाना इस्त, सुए क़ितार मी कशम, नाक़ाए बी ज़माम रा। कहते हैं कि मेरा असल मकसद भटके हुए नाके को, नाके कहते हैं ऊँटनी को, जो बेमुहार हो चुकी है, भटके हुए नाका को अपनी राह पे लाना है। वो कहते नगमा कुजाओ मन, तो शायरी कहाँ, मैं कहाँ। मैं आगे कहते कहा हैं वक्ते बरहना गुफ्तनस्त, मन बखिनाया गुफ्तमम। वक्त तो खुल के बात करने का है, ये वक्त तो खुल खुल के के बात बात करने करिए। का, मगर मैंने इशारों में बात कही है। खुद तू बगु कुजा बरम, हम नफसान खाम रा। वो कहते हैं कि आप कहें कि इन नापुख्ता साथियों को क्या करूं, यानी ये जो नापुख्ता लोग हैं मैं उनका क्या करूं, इनको वक्त तो खुल के बात करने का, लेकिन मुझे मैसूर होना पड़ रहा है इशारों किनायों में। जी हाजिक। यही बात है। अच्छा, ये उनका जो लेक्चर है, 6th लेक्चर जो है, उसमें है ये द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ऑफ स्ट्रक्चर इन इस्लाम, जो इज्तिहाद के बारे में उनका लेक्चर है। जी जी, बिल्कुल उसमें बिल्कुल। उसमें वो लिखते हैं कि इज्तिहाद ही के बारे में लिख रहे होते हैं कि जो इज्तिहाद हमारी सोसाइटी में क्यों नहीं है, हम क्यों एक बिल्कुल बैकग्राउंड में गए हुए हैं। मतलब मुस्लिम सोसाइटी जो है वो क्यों नहीं आगे पनप क्यों नहीं रही, मतलब बिल्कुल एक जो है ना कुछ नया कर क्यों नहीं पा रहे। असल में हम इज्तिहाद की जो बात करते हैं कि इज्तिहाद होना चाहिए, हम कर क्यों नहीं पा रहे। उसमें जी वो जी। लाइंस जो हैं वो बड़ी मुझे मजेदार लगी हैं कि ओवर ऑर्गेनाइज सोसाइटी,
ये शायद पाकिस्तान में तो नहीं है ओवर ऑर्गेनाइज सोसाइटी, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो यही प्रॉब्लम थी कि इन एन ओवर ऑर्गेनाइज सोसाइटी द इंडिविजुअल इज ऑल ओवर टुगेदर ऑर्गेनाइजेशन। क्रस्ट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। कि हम जो इंसान जो है, इंडिविजुअल है, उसको पनपने नहीं देते, उसको एक्सप्रेस नहीं करने देते। क्यों क्यों नहीं एक्सप्रेस करने देते? वो ओवर ऑर्गेनाइज सोसाइटी, उस पर लिमिटेशंस बहुत ज्यादा है। ये बात करें एक बार उसमें जी कि जी। सेल्फ, और उसमें एक, अच्छा। अगर मैं लाइन नहीं पढ़ दूं डायरेक्ट, जी जी, पढ़े पढ़े आप इकबाल की लाइन। लाइन ही डायरेक्ट पढ़ दूं, in an over organized society the individual is altogether crushed out of existence. He gains the whole wealth of social thought around him and loses his own soul. वो सोसाइटी को ऑब्जॉर्व करते रहे, लेकिन उसकी अपनी असल जो रूह है, जो उसका अपना असल खुदी का जो उनका तस्वुर है, वो बाहर जी नहीं आता। और जब वो इंडिविजुअल नहीं बनेंगे तो आगे फिर इज्तिहाद भी नहीं होगा। ये लाइन जो है उनकी, such individuals alone reveal the depth of life. They disclose new standards in the light of which we begin to see that our environment is not wholly inviolable and requires revision. तो इज्तिहाद के बारे में उनका मेरे ख्याल से ये जो लाइंस है उनसे यही निकलता है कि आप फ्रीडम दें इंडिविजुअल को अपनी थॉट्स एक्सप्रेस करने की। जो एक डिफरेंट फिलोसफी एक बंदा लेके आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करें। जब वो एक्सेप्ट करेगा तो आपको अंदाजा होगा कि सोसाइटी में चेंजेस हैं, रिवीजन आ सकती है, एक चेंज आ सकती है। तो जब वो चेंज को आप एक्सेप्टिंग बिहेवियर बनाएंगे, तब भी आप एक इज्तिहाद की तरफ जा सकते हैं। और सही है। उसके बाद आखिरी लाइंस हैं, आखिरी लाइंस इसी जो है द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट ऑफ इस्लाम, इसकी आखिरी पैराग्राफ में बहुत मजे की कंक्लूडिंग लाइंस हैं। कंक्लूडिंग, और तीन वो कहते हैं ह्यूमैनिटी नीड्स, ओवरऑल इंसानियत के बारे में वो कहते हैं ह्यूमैनिटी नीड्स 3 थिंग्स टुडे। जो इस वक्त भी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें भी वो कुछ खास हमने आगे तरक्की नहीं की, वही सिचुएशन, हमें वही चीजें चाहिए। ह्यूमैनिटी नीड्स 3 थिंग्स, स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द यूनिवर्स, कि हमें एक रूहानी एक्सप्लेनेशन चाहिए दुनिया की, यूनिवर्स की है क्या, एक रूहानी तौर पे एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये दुनिया क्या है, क्यों है, कैसे है। और दूसरी चीज वो कहते हैं स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन ऑफ द इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल जो है, जो हर एक इंसान के अंदर एक स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए। और तीसरी जो चीज वो कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स चाहिए, हमें एक बेसिक जो है ना स्टैंडर्ड्स चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग जिन पे हम चल के आगे तरक्की कर सकते हैं, जिस पे एक बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। मतलब जैसे वो बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, वो कुरान और हदीस ही है। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अ यूनिवर्सल इम्पोर्ट डायरेक्टिंग द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी ऑन स्पिरिचुअल बेसिस। ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो यही कहते हैं कि आप जो आजकल का प्रेजेंट इंसान है, वो उसको सेंस नहीं है, उसको समझ नहीं है कि दुनिया क्या है। इस वजह से ही ये सारी डिसइंटीग्रेशन है। और इसी की बिल्कुल लास्ट लाइन है, वो मैं अगर पढ़ दूं, लेट द मुस्लिम्स जी ऑफ टुडे अप्रिशिएट हिज पोजीशन। इसमें मुसलमानों की असल में ये 3 चीजें उन्होंने बताई कि ये ह्यूमंस को चाहिए। और फिर वो ये बातें बताते हैं, आखिरी जो उनकी लाइन है वो ये कहते हैं कि मुसलमान जो है वो इस वक्त भी जो इस वक्त प्रेजेंट कंडीशन है उसमें भी वो वेस्ट से किस तरह आगे हैं, कि उनमें क्या चीज है जिसकी वजह से वो तरक्की कर सकते हैं। मतलब जिसकी वजह से क्या चीज उनमें नुमाया है जो वेस्ट के पास नहीं है, कि वेस्ट अभी तक कुछ सॉलिड कर नहीं पा रहा, उनका कुछ सोशो पॉलिटिकल सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। वो कहते हैं कि इकोनॉमीज हैं जो आपस में लड़ रही हैं, जी इकोनॉमिक जी। डेमोक्रेसी है जो आपस में लड़नी है, वो ये कहते हैं। तो ये मुस्लिम सोसाइटी में क्या है नया, क्या अच्छी चीज है? लेट द मुस्लिम ऑफ टुडे अप्रिशिएट हिज पोजीशन। उसको अपनी पोजीशन को अप्रिशिएट करने की जरूरत है। हमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम जो है वेस्ट से बहुत पीछे हैं, या हम वेस्ट से बहुत बुरी पोजीशन, हमारे हालात बहुत बदतर हैं। अब उस मुसलमानों को अपनी पोजीशन को अप्रिशिएट करना चाहिए। रिकंस्ट्रक्ट हिज सोशल लाइफ इन द लाइट ऑफ अल्टीमेट प्रिंसिपल्स। जो अल्टीमेट प्रिंसिपल्स क्या है हमारे, कुरान है, हदीस है,
जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, ये नहीं कि फिकाही की बातें नहीं, जो बेसिक बातें हैं, वो जो अल्टीमेट प्रिंसिपल्स हैं, उस पे हमने अपनी जो सोशल लाइफ है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है और इवॉल्व आउट ऑफ द हिथरटो पार्शली रिवील्ड पर्पस ऑफ इस्लाम, दैट स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी विच इज अल्टीमेट एम ऑफ इस्लाम। वो कहते हैं हमने बनाना क्या है, हम मुसलमानों ने असल में बनाना क्या है, हमने एक बनानी है स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी को। इस तरह का हमने एक सिस्टम लेके आना है जो स्पिरिचुअल हो और डेमोक्रेटिक हो, जो इस्लाम का असल गोल है। बाकी इंडिविजुअल्स जो हैं वो खुद ही आगे पनपेंगे, खुद ही वो आगे इवॉल्व होंगे और वो बेहतर से बेहतर इंसान बनेंगे। यही मेरी। हाजिक, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, इजाजत है? हाँ बोले खत्म हो गया। आपने अभी एक लास्ट में बात किया है कि इस्लाम का जो गोल है वो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी है, ठीक है यार। डेमोक्रेसी जो है ना, इकबाल इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि डेमोक्रेसी इस्लाम का असूल नहीं है। अच्छा। जो डेमोक्रेसी आप बेसिकली किस चीज को कहते हो कि हम लोग जो है वो उसको वो सिलेक्ट करें ना, इलेक्टेड गवर्नमेंट, जमहूरियत। इस्लाम का निज़ाम जमहूरी निज़ाम है ही नहीं, ठीक है। एक बुक अच्छा। है, मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, बहुत अच्छी तारीख से अच्छा। रिलेटेड बुक है। उसमें वो लिखते हैं, सैयद कुतुब शहीद मिस्र के एक ना बड़े नामवर बंदे गुजरे हैं कि इस्लाम के जौहर इसी वक्त खुलते हैं जब उसके हाथ में क़यादत हो। क्यों? क्योंकि इस्लाम का जो अकीदा है ना वो सरबरी और जहांबानी का अकीदा है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इस्लाम में नहीं है, और इसमें जो इस्लाम का जो सियासी निज़ाम है ना वो दो चीज़ों पे बेस करता है, ठीक है। एक तो कि हाकमियत जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला की हो, ये इंशाल्लाह ताला जब मैं अपनी बात करूंगा तो मैं वहां पर एक्सप्लेन करूंगा इसको। हाँ, ठीक है। आपके पास जो चीज़ है वो आपको खिलाफत मिली हुई है, ठीक है। ठीक है, कि जहां पर अल्लाह ताला का और अल्लाह के रसूल का हुक्म नहीं है वहां पे आप मुसलमान इज्तिहाद कर लें आपस में और उसको जो है वो तरीक़ेकार को अमल कर लें। अगर जमहूरियत होती ना तो सबसे पहली बात ये कि जो 4 हमारे खुलफाए राशिदीन गुजरे हैं ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनको मेंशन कर देते कि जी आपने जमहूरी निज़ाम लेके आना है। जी। तो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, हाँ सुवरेनिटी जो है वो अल्लाह के लिए है, बाकी जी। आपके जी। पास इज्तिहाद का रास्ता खुला हुआ है। अमार, मेरी बात को आप सेकंड करेंगे यकीनन, आपका भी और मेरा व्यू तकरीबन सेम ही है। अच्छा अच्छा, तला इसमें भाई एक मेरा थोड़ा-सा डायमेंशन अम्मार भाई। चेंज करके बात, सॉरी हाज़िक, बल्कि आप अच्छा बोलें बल्कि। अम्मार भाई, वो मैं यही तला भाई को कहना चाहता था कि मेरा इस तरह जो डेमोक्रेसी और खिलाफत के बारे में ना मेरा बिल्कुल नॉलेज नहीं है। मतलब नहीं, नहीं, मुझे कोई इतना बात आइडिया नहीं कि इसके बारे में क्या है, इसलिए मुझे तो यही चलें, अभी कोई लाइन बात पड़ी है तो। अच्छा, इस पे मैं ना तला को थोड़ा-सा डायमेंशन चेंज करके बात करना चाहूँगा कि एक शेर मेरे ज़हन में आ जी रहा जी है, वो आप। कहता है कि इस दौर में अक़वाम की सोहबत भी हुई आम। इनकी एक नज़म है ज़र्ब कलीम में, वो कहते हैं कि इस दौर में अक़वाम की सोहबत भी हुई आम, पोशीदा निगाहों से रही वहदत आदम। यानी जैसे अब बात होती है ना कि इंसानियत, ह्यूमैनिटी, अब ह्यूमैनिटी का एक वो रूल जो दे रहे हैं, वो कहते हैं कि मतलब दुनिया ने तो एक मतलब अक़वाम की सोहबत, कौमों को एक प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठे करने की कोशिश कर ली, यूनाइटेड नेशन बना रही फॉर एग्ज़ाम्पल। इस दौर में बेसिकली उसका मकसद क्या था कि पोशीदा निगाहों से रही वहदत आदम, तफ़रीक़ मलल हिकमत अफ़रंग का मकसूद। जैसे वो कहते हैं ना कि यूरोप की ग़ुलामी पर रज़ामंद हुआ तो मुझको तो गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है। कहते हैं तफ़रीक़ मलल हिकमत अफ़रंग का मकसूद, हिकमत अफ़रंग जैसे ये एक प्लेटफ़ॉर्म पे इकट्ठा करने का मकसद क्या है? वो कह रहे हैं कि हमें जो ताकि नेशंस को स्ट्रैटिफ़ाई किया जाए, उनकी ग्रेडिंग की जाए। जबकि इस्लाम का मकसूद क्या है? कि इस्लाम का मकसूद फ़क़त मिल्लत आदम। आगे कहते हैं कि मक्के ने दिया ख़ाके जिनेवा को ये पैगाम, जमीयत अक़वाम के जमीयत आदम। वो क्या है, जिनेवा यूनाइटेड नेशंस का वो जो है हेडक्वार्टर्स है, वो कह रहे हैं मक्के ने दिया ख़ाके जिनेवा को ये पैगाम, जमीयत अक़वाम के जमीयत आदम। अच्छा, डेमोक्रेसी की जहाँ बात हो रही थी वहाँ थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी मतलब इन वर्ड्स जो यहाँ यूज़ होती है, वो बेसिकली मैं इस तरह की बात को सेकंड करता हूँ कि वो ठीक कह रहे हैं। लेकिन इस वक़्त अच्छा। जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वो क्या करती हैं कि अपनी सॉवरेनिटी किसी मुल्क पे लाने के लिए वहाँ पे डिक्टेटरशिप कर देती हैं। तो ये वो डेमोक्रेसी को हटा के ये एहसान क्यों करती हैं? अगर इस्लामी निज़ाम, इस्लामी सियासी निज़ाम, माशरती निज़ाम मज़बूत नहीं है और फिर हम सॉवरेनिटी अगर किसी बंदे को सॉवरेनिटी दे देते हैं, तो वो बिल्कुल 180 डिग्री अपोज़िट चला जाएगा।
तो ये कि इस्लाम पहले फ़र्द जैसे फ़र्द का इसमें ना जो है ना इलामा इकबाल की 2 डायमेंशंस है। एक तरफ वो इज्तिमाई सियासी निज़ाम की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो एक फ़र्द की तरबियत की बात करते हैं कि अफ़राद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो अब लेकिन दूसरी तरफ जो है ना वो उनका जो इज्तिहाद था ना वो बिल्कुल सियासी इज्तिहाद था। वो चाहते थे कि हम मुत्तहिद होके एक इज्तिमाई सियासी निज़ाम, इज्तिमाई माशरती निज़ाम तश्कील दें। इसके लिए रहनुमाई जो है वो डायरेक्ट कुरान से, डायरेक्ट हदीस से और डायरेक्ट जो है वो दूसरे इस्लामी उलूम से ले और इसी तालीमी निज़ाम के वो हक़ में थे। जी हाँ जी। ठीक है जी, बाकी बात इंशाल्लाह ताला मैं अपनी उसमें कंटिन्यू करूँगा। सब आपको आपके काफ़ी सारे सवालों के और चीज़ों के जवाब मेरी बात में मिल जाएंगे। जी हाँ जी, कंटिन्यू करें। नहीं मैं आप तलब भाई आप कंटिन्यू करें। नहीं नहीं, आपने मेरा अभी बात आपने अपनी बात कंप्लीट करनी है। मैंने चलिए मैं हो गया हो गया। अब